नसीब अपने बड़े भाई अमित की मौत की खबर सुनकर दुबई से लखनऊ लौट आया, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसके पिता शंकर के दबाव में उसे अपने भाई की हाल ही में हुई विधवा पत्नी सुनीता से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए नसीब ने सोचा, अगर मुझे पता होता कि बाबूजी ऐसा करेंगे तो मैं लखनऊ कभी ना आता, क्योंकि वह तो बस अपनी जिंदगी को अपने ढंग से संवारना चाहता था, अपने सपनों को नया रंग देना चाहता था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। वैसे 6 महीने पहले ही नसीब के बड़े भाई अमित की सुनीता से शादी हुई थी। फिर शादी के 1 महीने बाद नसीब दुबई चला गया था और उसने सुनीता को हमेशा अपनी भाभी के रूप में ही देखा था। भले ही सुनीता उससे उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन नसीब ने उसे कभी और नजर से नहीं देखा था और उसने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सुनीता उसकी जिंदगी की साथी बन जाएगी। लेकिन नसीब को अपने बाबूजी की इज्जत रखने के लिए उसे यह शादी करनी पड़ी। शादी एकदम साधारण तरीके से गांव के ही एक मंदिर में हुई। शादी वाली रात सुहागरात के कमरे में सुनीता अकेली बैठी थी और नसीब का इंतजार कर रही थी। उधर नसीब छत पर बैठा सोच रहा था कि अब मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। बाबूजी की बात मानकर मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर लिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं फिर से दुबई चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा और सुनीता को मैं किसी भी हाल में अपनी बीवी नहीं मानूंगा। अब रात के करीब 1 बज चुके थे तो नसीब छत से नीचे आया और कमरे में गया और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सुनीता बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। तब नसीब को देखते ही सुनीता खट से खड़ी हो गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इस हाल में पड़ना पड़ा। मुझे पता है कि आप मुझे कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाएंगे और यह ठीक भी है। वैसे कोई और मेरी जगह होती तो शायद वह भी यही करती, लेकिन मैं आप पर कभी कोई हक नहीं जताऊंगी, इसलिए आप अपनी मर्जी से अपने ढंग से जी सकते हैं। इतना कहकर सुनीता बिस्तर के एक कोने में लेट गई और रोने लगी। लेकिन नसीब कुछ नहीं बोला, बल्कि गुस्से से मुंह बनाकर वो बरामदे में चला गया और एक के बाद एक सिगरेट पीने लगा। देखते देखते रात बीत गई और सुबह हो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो सुनीता बिस्तर से उठी और नहा धोकर पूजा पाठ में जुट गई। पूजा के दौरान नसीब उसे देखता रहा और गुस्से से फूलता रहा, लेकिन रात भर जागने की वजह से जब उसे थकान महसूस हुई तो उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर वो कमरे में गया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। फिर दोपहर के 12 बजे उसके माँ सरिता की आवाज से उसकी नींद टूटी। तब वह उठा, फ्रेश हुआ और फिर नाश्ते की मेज पर गया। वहां सुनीता नाश्ता तैयार कर रही थी। तब भी नसीब के मन में गुस्सा भरा हुआ था। फिर उसने जैसे तैसे नाश्ता किया और घर से निकल गया, क्योंकि उसके मन में आग जल रही थी। घर में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा, जितने दिन लखनऊ में हूं दोस्तों के साथ गपशप करके वक्त काट लूंगा और देर रात घर लौटूंगा जब सुनीता सो जाएगी, क्योंकि मुझे उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं। यह सोचकर वो अपने दोस्तों के पास चला गया, लेकिन वहां उसके दोस्तों ने मजाक करना शुरू कर दिया। एक ने बोला, क्या यार कैसी रही रात? तभी दूसरा बोला, बड़ी प्यारी भाभी मिली है तुझे। तभी एक और उसके दोस्त ने सुनीता के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट करने लगा। तब उनकी बातों से नसीब का मूड और खराब हो गया। फिर उसने बिना ज्यादा बात किए वहां से निकल लिया। फिर वो रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर वहीं बैठ गया। फिर जेब से फोन निकाला और नेट ऑन किया। तभी मैसेंजर पर टिंग टिंग की आवाज के साथ काव्या के मैसेज आने शुरू हो गए। काव्या से उसकी मुलाकात दुबई में रहते हुए फेसबुक पर हुई थी। फिर कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नसीब को पहले कभी यकीन नहीं था कि ऑनलाइन प्यार हो सकता है, लेकिन काव्या ने उसका यह भ्रम तोड़ दिया। फोन के उस पार से उसने नसीब का इतना ख्याल रखा कि लगता था वो हमेशा उसके पास है। हजारों मील की दूरी कभी दूरी नहीं लगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों की उलझन में नसीब उसे मैसेज नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे लगा पता नहीं काव्या मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। फिर उसने मैसेज खोला तो देखा काव्या ने नाराजगी भरा मैसेज भेजा था। कैसे हो नसीब? क्या हुआ? घर आते ही मुझे भूल गए। तब काव्या का मैसेज पढ़ते ही नसीब ने फटाफट जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं, बस थोड़ा व्यस्त था इसलिए मैसेज नहीं कर पाया। तुम तो समझ ही सकती हो। अच्छा चलो आज दोपहर का खाना साथ में खाते हैं। इस पर कुछ ही मिनटों में काव्या का जवाब आया, हाँ ठीक है आ जाओ। फिर उसने एक जगह का पता भेज दिया तो नसीब ने कहा, ठीक है तुम आओ, मैं निकल रहा हूं। फिर नसीब तुरंत वहां से काव्या से मिलने निकल पड़ा। तब वो अपने मन ही मन सोच रहा था कि काव्या को क्या बताऊंगा। शायद उसे कुछ नहीं बताना चाहिए, बस कुछ दिन की तो बात है। फिर दुबई जाने के बाद तो सुनीता को तलाक के कागज भेज ही दूंगा, इसलिए बेकार में उसे बताकर टेंशन देकर क्या फायदा। तभी थोड़ी देर में वह काव्या के बताए पत्ते पर पहुंच गया। तब ठीक समय पर काव्या भी वहां आ गई और उसे देखते ही काव्या ने नसीब को गले लगा लिया। वैसे काव्या एकदम सिंपल लड़की थी। तब उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। वो फोटो में जितनी खूबसूरत लगती थी, असल में उससे कहीं ज्यादा सुंदर और स्मार्ट थी। इतना कि कोई भी लड़का उसे देखकर उसका दीवाना हो जाए। इसलिए नसीब उसे देखता ही रह गया। फिर उसे लगने लगा जैसे वह पहली बार नहीं मिल रहे
बल्कि वह सालों से एक दूसरे को जानते हो। तब काव्या के साथ बिताए हर पल ने नसीब के जैसे पिछले कुछ दिनों की सारी परेशानियां हो भुला दियां। उस दिन दोपहर का खाना, रात को फिल्म देखना, फिर डिनर करना, पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। फिर रात को 12 बजे नसीब ने काव्या को अलविदा कहा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन घर की तरफ मुड़ते ही उसका मन फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसे लगा घर जाकर फिर सुनीता का मुंह देखना पड़ेगा और उसका चेहरा देखते ही मूड खराब हो जाता है। इसी सोच में रात 12:30 बजे वो घर पहुंचा। फिर उसने कई बार कॉलिंग बेल बजाया। तब जाकर सुनीता ने आकर दरवाजा खोला। तब उसकी साड़ी ठीक से इसकी बदन पर नहीं थी। शायद वह सो रही थी, क्योंकि उसके बाल भी बिखरे हुए थे और चेहरे पर चिपके थे। तब नसीब कुछ पल उसे देखता रहा। जब सुनीता ने उसे खुद को घूरते हुए देखा तो वो अपनी नजरें झुका लीं। उस पल नसीब को अचानक मन हुआ कि सुनीता के चेहरे से वो बिखरे बाल हटा दे। तभी एक अजीब सा आकर्षण उसे उसकी तरफ खींचने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कमरे में चला गया। फिर वह मन ही मन सोचने लगा, यह मैं क्या सोच रहा हूं? ये सब बिल्कुल गलत है। सुनीता के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो काव्या से प्यार करता हूं और लखनऊ से निकलते ही सुनीता को तलाक के कागज भेज दूंगा। यही सोचते हुए वो वॉशरूम में चला गया। फिर फ्रेश होकर लौटा तो सुनीता ने कहा, खाना टेबल पर रख दिया है, खा लीजिए। तो नसीब ने गुस्से में कहा, मैं खा के आया हूं। यह सुनते ही सुनीता का चेहरा लटक सा गया। तब वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। फिर उसने खाना ढक दिया और बिस्तर के एक कोने में जाकर लेट गई। नसीब भी अपने हिस्से के बिस्तर पर लेट गया और चादर ओढ़ लिया। फिर सोचते सचते उसे नींद आ गई। फिर रात के तीसरी पहर में अचानक उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि सुनीता के दोनों हाथ उसके शरीर पर थे। तब वो ठंड से कांप रही थी। तो नसीब ने धीरे से उसका हाथ अपने शरीर से हटाया और चादर उसे ओढ़ा दिया। फिर उसकी ओर देखा। तब सोती हुई सुनीता को देखकर उसे लगा कि वो सचमुच बहुत खूबसूरत है। वैसे लोग कहते हैं ना कि सोती हुई हर लड़की खूबसूरत लगती है, और आज नसीब ने यह सच देख लिया था। इसलिए वो उसे देखता रहा और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुनीता सुबह उठी तो नसीब ने फटाफट आंखें बंद कर लिया ताकि उसे लगे कि वह सो रहा है। फिर सुनीता बिस्तर से उठी, अलमारी से साड़ी निकाली और वॉशरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई तो नसीब ने उसकी ओर देखा तो उसकी नजरें ठहर सी गईं, क्योंकि तब सुनीता के गीले बालों से पानी टपक रहा था और सुबह की धूप में वह किसी अप्सरा सी लग रही थी। वैसे नसीब साड़ी में उसे इतना सुंदर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन नसीब को इस तरह से देखते देख सुनीता ने पूछा, कुछ कहना है क्या? तो नसीब थोड़ा घबरा गया और बिना कुछ बोले वॉशरूम चला गया। वहां से लौटा तो फोन उठाया और डाटा ऑन किया। तब उसके फोन पर काव्या का मैसेज आया था, तो वह बिस्तर पर लेटकर काव्या से चैट करने लगा। तभी सुनीता आई और बोली, नाश्ता तैयार है, आकर खा लीजिए। इस पर नसीब ने कोई जवाब नहीं दिया और चैट में लगा रहा। थोड़ी देर बाद सुनीता फिर आई और वही बात दोहराई। तो अब की बार नसीब का मूड खराब हो गया और वो बिना कुछ खाए बिस्तर से उठा और घर से निकल गया। तब जाते जाते सुनीता ने उसे पीछे से आवाज दिया, लेकिन नसीब के गुस्सैल चेहरा देखकर वो चुप हो गई। फिर नसीब सीधे एक चाय की दुकान पर गया, चाय और सिगरेट मंगावाया। फिर उसने काव्या को मैसेज किया, आज फिर तुम्हारे साथ दोपहर का खाना खाने आऊंगा, तुम आ पाओगी? तो काव्या ने जवाब दिया, हाँ जरूर आऊंगी। इसके बाद नसीब ने चाय और सिगरेट खत्म करके काव्या से मिलने निकल पड़ा। थोड़ी देर में वह बताए हुए आते पर गया और काव्या का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मैसेंजर खोला और काव्या को मैसेज किया, कहाँ हो? मैं पहुंच गया हूं। तब काव्या बस आ रही हूं कहकर बात टाल रही थी। ऐसे ही काफी देर इंतजार के बाद काव्या आई तो नसीब ने पूछा, इतनी देर क्यों लगी? तो काव्या ने अपनी आंखें चढ़ाकर कहा, क्या मुझे देखकर नहीं समझ रहे कि तुमसे मिलने के लिए मैंने कितना सजी संवरी हूं? इसके लिए मैं घर से तैयार होकर निकली, फिर पार्लर भी गई और वहां मैं फेशियल करवा रही थी। फिर तुमसे मिलने आई और तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। इस पर नसीब ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अरे इतना सजने संवरने की क्या जरूरत थी, तुम तो वैसे ही सुंदर हो। इस पर काव्या भड़क गई और बोली, क्या मतलब तुम्हारा? मुझे सजना संवरना नहीं चाहिए, तुम तो जानते हो मैं अपनी फेस का कितना ख्याल रखती हूँ। इस पर नसीब चुप हो गया, क्योंकि तब उसके दिमाग में अचानक ही सुनीता का बिना मेकअप वाला चेहरा याद आ गया और उस चेहरे में एक जादुई सा आकर्षण था। तभी काव्या ने टोका, अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, किसके यादों में खोए हो? तभी नसीब ने खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं बस यूं ही। फिर काव्या बोली, अब चलो मुझे भूख लगी है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए, खाना ऑर्डर किया और कुछ देर बाद खाना आ गया। तब नसीब खाना खाते खाते बार बार काव्या को देख रहा था। तब उसे लग रहा था कि काव्या में कुछ ज्यादा ही घमंड है। क्या उसकी खूबसूरती ही उसका घमंड है? तभी काव्या ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो मुझ में? तो नसीब ने कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। तब खाना खाते खाते बाहर बारिश भी शुरू हो गई। वैसे नसीब को बारिश बहुत पसंद थी,
और बचपन से ही उसे बारिश में भीगना अच्छा लगता था। इसलिए उसके मन में ख्याल आया कि काव्या को साथ लेकर बारिश में भीगा जाए। लेकिन क्या काव्या इसके लिए राजी होगी? लेकिन खाना खत्म हुआ। तब दोनों कुछ देर और वहीं बैठकर गपशप करते रहे। इस बीच नसीब की बारिश में भीगने की इच्छा और बढ़ गई। तो नसीब ने काव्या का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट से बाहर ले जाकर बोला, चलो काव्या, आज हम दोनों बारिश में भीगते हैं। इस पर काव्या ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, पागल हो गए हो क्या? मैंने इतने पैसे खर्च करके मेकअप करवाया है और तुम बारिश में भीगने की बात कर रहे हो? ये क्या बकवास शौक है तुम्हारा? अचानक से गंवार हो गए हो क्या तुम? तब काव्या की बातें सुनकर नसीब को बहुत गहरी चोट लगी। फिर भी उसने खुद को संभाला क्योंकि उसे काव्या से प्यार था। शायद इसीलिए उसका मन दुखी हो गया। तभी काव्या बोली, अपनी यह बकवास हरकतें सुधार लो, वरना मुझे तुम्हारे साथ आगे का रास्ता के लिए सोचना पड़ेगा। इतना कहकर काव्या ने एक रिक्शा बुलाया और वहां से चली गई। तब नसीब ने उसे आवाज दिया, लेकिन काव्या ने उसकी एक ना सुनी, जिससे नसीब का मूड बहुत खराब हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि काव्या को इतना घमंड क्यों है। लेकिन प्यार की वजह से उसने खुद को समझाया। लेकिन तब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और नसीब को भी बाहर रुकने का मन नहीं था। तो उसने भी एक रिक्शा लिया और घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने कॉलिंग बेल बजाया। तब उसकी माँ सरिता ने दरवाजा खोला। फिर नसीब कमरे में गया तो उसने देखा कि सुनीता वहां नहीं थी। तो उसने सोचा, अच्छा हुआ वो नहीं है, नहीं तो उसे देखकर मूड और खराब हो जाता। ये सोचकर वो बरामदे में गया और सिगरेट जलाया और बाहर बारिश का नजारा देखने लगा। फिर सिगरेट खत्म करके वह कमरे में लौटा और बिस्तर पर बैठ गया। तभी सुनीता दरवाजा खोलकर अंदर आई। तब नसीब को उसे देखकर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसने तो सुनीता को सिर से पांव तक गौर से देखा, क्योंकि तब सुनीता का पूरा शरीर बारिश में भीगा हुआ था। तब वो शर्माते हुए सिर झुकाए खड़ी थी। हालांकि उसके शरीर से टप टप पानी गिर रहा था, तो नसीब समझ गया कि वो काफी देर बारिश में भीगी हुई है। तब उसका गुस्सा जाने कैसे कम हो गया। फिर वह दूसरी ओर देखने लगा तो सुनीता भागकर वॉशरूम में चली गई। तब उसकी साड़ी से पानी टपकने के कारण पूरे कमरे में पानी फैल गया था, लेकिन नसीब चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद सुनीता साड़ी बदलकर और तौलिए से बाल पोंछते हुए बाहर आई। तब उसने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और गुलाबी रंग नसीब को बहुत पसंद था। इसलिए सुनीता को गुलाबी साड़ी में देखकर नसीब की नजरें ठहर सी गई, क्योंकि वो उस साड़ी के हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी सुनीता आईने के सामने गई और काजल लगाने लगी। तब आईने में उसकी सादगी भरी खूबसूरती और साफ दिख रही थी। तब भी नसीब उसे देखता रहा। फिर सुनीता ने सजना संवारा खत्म किया और नसीब की ओर देखकर बोली, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? इस पर नसीब ने गुस्से में कहा, बस कुछ काम था, वरना तुमसे बात करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही सुनीता का चेहरा लटक गया। फिर उसने सिर झुकाकर धीरे से पूछा, मैं आज कैसी लग रही हूं? तो नसीब ने उसकी ओर बिना देखे कहा, जैसी थी वैसी ही हो। फिर सुनीता चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। तो नसीब ने मैसेंजर ऑन किया और काव्या को मैसेज किया, नाराज हो गई हो। इस पर काव्या ने मैसेज का जवाब दिया, नाराज क्यों ना हूं? ये क्या कर रहे थे तुम? लखनऊ आकर तुम कैसे बदल गए हो? ये गांव की लड़कियों के जैसे शौक मुझे क्यों पालने को कह रहे हो? जानते हो कि मुझे कितना बुरा लगा। इस पर नसीब ने सफाई देते हुए कहा, देखो, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, बस हर वक्त इतना मेकअप करोगी तो चेहरा खराब हो जाएगा। तभी काव्या ने गुस्से वाला इमोजी भेजकर लिखा, नसीब, इस उम्र में अगर मैं फैशन और फिगर की देखभाल नहीं करूंगी तो क्या बूढ़ी होने पर करूंगी? इस पर नसीब ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा सज्जो धजो। फिर काव्या ने जवाब दिया, देखो, मुझे स्टाइलिश लड़के पसंद हैं और तुम दुबई में थे तब कुछ और थे, लेकिन यहां आकर तुम बदल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें वैसा ही देखना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरे साथ ऐसी गवारों वाली बातें मत करना, वरना शायद हमारा रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। तब काव्या की बातें सुनकर नसीब को बहुत चोट लगी। वो सोचने लगा, काव्या ये क्या कह रही है? 6 महीने से हमारा रिश्ता चल रहा है और अब अचानक इतना बदलाव क्यों? फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि घर में पहले ही सुनीता की वजह से उसका मन परेशान था। अगर काव्या से भी झगड़ा हो गया तो मन और खराब हो जाएगा। इसलिए उसने काव्या को कहा, ठीक है, मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। इस पर काव्या ने एक स्माइली इमोजी भेज दी। तभी सुनीता नाश्ता लेकर कमरे में आई। तब नसीब ने थाली में देखा तो उसने पूरी और आलू की सब्जी बनाई थी, जो उसका सबसे पसंदीदा नाश्ता था, और बारिश के इस मौसम में ऐसी पूरी खाने का मजा ही कुछ और था। तभी सुनीता ने नाश्ता आगे बढ़ाया तो नसीब बिना कुछ बोले खाने लगा। वैसे पूरी का स्वाद आज कुछ अलग सा लग रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ सरिता की बनाई पूरी और आलू की सब्जी बहुत पसंद थी और वो स्वाद वो कभी नहीं भूल सकता था। तभी उसने सुनीता से पूछा, यह पूरी तुमने बनाई? तो सुनीता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैंने बनाई है। फिर नसीब ने कहा, बहुत अच्छी बनी है। इस पर सुनीता ने शर्माते हुए हल्की सी मुस्कान दी। तभी नसीब ने फिर पूछा, ये मेरा पसंदीदा खाना है, तुम्हें कैसे पता?
तो सुनीता ने कहा, जब मैं आपके भाई अमित के लिए बनाती थी तो वह खाते खाते बताते थे कि आपको पूरी बहुत पसंद है। कहते थे कि बचपन में आप दोनों भाई इसको लेकर खूब लड़ते थे, वो आपको बहुत प्यार करते थे। तब ये कहते कहते सुनीता की आंखें भर आईं। तब वह अपनी आंखों का पानी छिपाने के लिए भागकर बरामदे में चली गई। तभी नसीब के मन में भी पुरानी बातें ताजा हो गईं। वो और उसका भाई अमित, दोनों भाई कितना मजा करते थे। कपड़े, खाना, सब कुछ एक जैसा पसंद था। तब सुनीता का मन शायद अमित की यादों में डूबकर उदास हो गया था। हालांकि नसीब को नहीं पता क्यों, लेकिन उसका मन हुआ कि वह बरामदे में सुनीता के पास जाकर खड़ा हो। इसलिए वह बिस्तर से उठा और बरामदे में चला गया। तब सुनीता की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। यह देखकर नसीब को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुनीता नाटक कर रही है। तब वो कुछ कहने ही वाला था कि सुनीता बोल पड़ी, मेरी वजह से आपकी जिंदगी ऐसी हो गई है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपके साथ ऐसा हो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप सुखी जिंदगी जिए और मैं आपके रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। फिर वो आगे बोली, हर किसी के सपने होते हैं और मेरे भी थे। मैं भी चाहती थी कि मेरा एक सुंदर सा सुखी परिवार हो, पति का प्यार हो, एक छोटा सा बच्चा हो जो घर को अपनी शरारतों और हंसी से भर दे। दिन के अंत में जब मेरा पति थक कर घर लौटे तो मैं उसके लिए चाय बनाऊं, अपनी साड़ी के पल्लू से उसका चेहरा पोंछूं और कहूं, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, ये चाय पी लो और आराम करो। फिर वो मुझे गले लगाकर कहे, तुम्हें देखकर मेरी सारी थकान चली गई, चलो तुम्हारे काम में मदद करता हूं। तब सब कुछ ठीक चल रहा था। आपके भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन भगवान ने मेरे हिस्से का वो सुख ज्यादा दिन नहीं रखा। ये कहते हुए सुनीता की आंखों से मोती जैसे आंसू टपक रहे थे। फिर वो आगे बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके सपने टूटे, बल्कि मैं चाहती हूं कि आपकी जिंदगी सुंदर और आपकी मर्जी के हो, इसलिए आपके आरे सपने पूरे हों और आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। तब सुनीता की इन सारी बातों पर नसीब कुछ नहीं बोला, बल्कि तब वो सिगरेट जलाया और खत्म करके कमरे में चला आया और बिस्तर पर लेट गया। उधर सुनीता अभी भी बरामदे में खड़ी रो रही थी, लेकिन अब नसीब को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सुनीता के लिए भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका इसमें कोई दोष तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी मोह में पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने फोन उठाया और काव्या को मैसेज किया। फिर वह काव्या के साथ देर तक चैट करता रहा, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ कमी सी महसूस हो रही थी, जिसके कारण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे नसीब की जिंदगी पूरी तरह उलझ गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। सुनीता कमरे से बाहर चली गई थी, तो नसीब ने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश अभी भी हो रही थी। फिर वो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। तब उसे नहीं पता कितनी देर वह यूं ही लेटा रहा। तभी अचानक सुनीता की आवाज से उसकी आंखें खुली। खाना तैयार है, खा लीजिए। इस पर नसीब बिना कुछ बोले उसके साथ खाने की मेज पर चला गया। वहां उसने देखा कि दाल, चावल और पनीर की सब्जी रखी थी। यह देखते ही वह जल्दी से खाने बैठ गया। तब कुछ और खाने के बाद उसके पिता शंकर भी मेज पर आए। फिर खाते खाते शंकर बोले, नसीब बेटा, सुनीता को साथ लेकर कुछ दिन लखनऊ से बाहर घुमा, तुझे भी अच्छा लगेगा। यह सुनते ही नसीब का दिमाग जैसे चक्कर खाने लगा। तब उसका मन हुआ कि खाने की प्लेट फेंक दे। तब सुनीता ने शायद उसका गुस्सा भांप लिया, इसलिए उसने शंकर से कहा, नहीं बाबूजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अभी कहीं नहीं जा सकती, और वह कुछ दिन लखनऊ में है तो यहीं सबके साथ रहें। तब सुनीता की बात सुनकर शंकर चुप हो गए। फिर नसीब मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ इसने बचा लिया, क्योंकि नसीब अपने बाबूजी से कितना भी गुस्सा हो, लेकिन उनकी इज्जत की खातिर वो कभी उनका विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए उसने चुपचाप खाना खत्म किया और कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सुनीता भी कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। तब नसीब बरामदे में चला गया और वहां खड़े खड़े सोचने लगा कि अब उसे जितनी जल्दी हो सके लखनऊ छोड़कर दुबई वापस जाना होगा, क्योंकि सुनीता के साथ जिंदगी बिताना उसके लिए नामुमकिन था। उसे डर था कि कहीं दिन बीतने के साथ सुनीता के लिए उसके मन में मोह ना बढ़ जाए, फिर वो उसकी भावनाओं के सामने कमजोर पड़ सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। उसने मन में ठान लिया, मैं काव्या से प्यार करता हूं, वो सुनीता से हर तरह से बेहतर है, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और स्मार्ट भी। तब बरामदे से यह सब सोचते हुए वह कमरे में लौटा। तब उसने देखा कि सुनीता सो चुकी थी। हालांकि तब उसकी साड़ी ठीक ठाक नहीं थी, तो नसीब ने जल्दी से उसका साड़ी का पल्लू ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन तभी सुनीता की आंखें खुल गईं, तो नसीब ने फटाफट अपना हाथ हटा लिया। तब सुनीता ने हालात समझकर अपनी साड़ी ठीक की और फिर से लेट गई। फिर नसीब दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। तभी सुनीता बोली, चादर ओढ़ लीजिए, बहुत ठंड है। तब नसीब ने उसकी बात अनसुनी कर दिया और चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद सुनीता ने खुद ही चादर नसीब के ऊपर डाल दिया। तभी उसकी कांच की चूड़ियों की खनक नसीब के कानों में पड़ी। तब बारिश की झिड़झिड़ आवाज के साथ वो चूड़ियों की खनक बहुत सुरीली लगी, जिससे नसीब के मन में एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग जगी। फिर उसने सोचना शुरू किया कि अगर सुनीता की जगह काव्या होती तो क्या वो साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती।
लेकिन अगले ही पल उसने खुद को टोका। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? काव्या एक अलग टाइप की लड़की है और मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए ऐसी बातें सोचना ठीक नहीं। वैसे काव्या ठीक ही कहती है कि लखनऊ आकर मैं बदल गया हूँ। तब यही सब सोचते सचते नसीब को नींद आ गई। इस रात ठंड और बारिश की वजह से नसीब को बहुत अच्छी नींद आई, इसलिए वह देर तक सोता रहा। जब इसकी आंख खुली तो देखा कि बारिश थम चुकी थी और सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। तब सुनीता बिस्तर पर नहीं थी, शायद वह पहले ही उठ चुकी थी। फिर नसीब भी बिस्तर छोड़कर वॉशरूम गया और फ्रेश होकर बाहर आया तो सुनीता ने कहा, नाश्ता तैयार है, आकर खा लीजिए। तब खाने की मेज पर जाकर उसने देखा तो नाश्ता में सुनीता ने परांठा और भुजिया बनाया था। तो नसीब समझ गया कि सुनीता जानबूझकर उसकी पसंद का खाना और नाश्ता बना रही है, इसलिए उसे सुनीता पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर भी दांत पीसते हुए वो खाने बैठ गया। हालांकि उसका पसंदीदा नाश्ता होने के बावजूद भी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जैसे तैसे थोड़ा सा खाकर वो घर से निकल गया। फिर उसने सोचा, अपने दोस्तों से गुस्सा करके क्या फायदा। उस दिन दोस्तों ने जो कहा वो तो मजाक के कहा था ना। वैसे भी नए नए ब्याह के बाद दोस्त लोग ऐसे मजाक तो करते ही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं कितनी मुसीबत में हूं। ये सोचते सचते उसने दोस्तों को फोन लगाना शुरू किया। थोड़ी देर में उसके सारे दोस्त आ गए। फिर सबने मिलकर गपशप किया और प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलें। तब तय हुआ कि गाजीपुर के किसी रिसोर्ट में जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। तब यह पार्टी नसीब की देनी थी, तो अपना मन हल्का करने के लिए वो तुरंत राजी हो गया। फिर सबने मिलकर गाजीपुर के एक रिसोर्ट का रुख किया। फिर सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना, हंसी झाक करना, ये सब नसीब को बहुत अच्छा लगा। लेकिन घर लौटते लौटते रात 11 बज गए तो उसने कॉलिंग बेल बजाया तो सुनीता ने आकर दरवाजा खोला। फिर नसीब सीधे कमरे में चला गया। सुनीता भी उसके पीछे पीछे आई और बोली, खाना खा लीजिए। तो नसीब ने कहा, मैं खा के आया हूं, तुम खा लो। इस पर सुनीता चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। फिर नसीब वॉशरूम गया। वहां से लौटा तो देखा कि सुनीता बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो उसने पूछा, तुमने खाना खा लिया? तो सुनीता ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर नसीब कुछ और नहीं बोला। वो बिस्तर पर लेटकर काव्या के साथ चैट करने लगा। तब काफी देर चैट करने के बाद उसने काव्या से कहा, चलो कल कहीं घूमने चलते हैं। तो काव्या ने जवाब दिया, नहीं, कल मेरा इम्तिहान है तो यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी और दिन चलेंगे। इस पर नसीब ने कहा, ठीक है। फिर थोड़ी देर और चैट करने के बाद उसने काव्या से कहा, अब तुम सो जाओ, कल तुम्हारा इम्तिहान है, रात को देर तक जागने की जरूरत नहीं। यह कहकर वो खुद भी सो गया। सुबह उठते उठते काफी देर हो गई। तब तक सुनीता ने चाय और नाश्ता बनाकर दिया। तब नसीब ने नाश्ता किया और अपने दोस्तों के साथ गपशप करने निकल गया। जाते जाते उसने सुनीता से कहा, मुझे लौटने में देर होगी, इसलिए तुम खाना खा लेना। इस पर सुनीता ने कुछ नहीं कहा। उधर नसीब को अपने दोस्तों के साथ गपशप करते करते दोपहर हो गई। फिर सबने मिलकर हजरतगंज के एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने का प्लान बनाया और सब एक ऑटो लेकर जाने लगे। तभी नसीब की नजर एक ऑटो पर पड़ी जिसमें काव्या बैठी हुई थी और वो ऑटो गोमती नगर की ओर जा रही थी, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी तो लखनऊ विश्वविद्यालय में थी। ये देखते ही नसीब ने फटाफट जेब से फोन निकाला और काव्या को कॉल किया। फिर जैसे ही काव्या ने फोन उठाया उसने पूछा, यूनिवर्सिटी पहुंच गई? तो काव्या ने कहा, हाँ, अभी यूनिवर्सिटी के सामने ही हूं। यह सुनकर नसीब जैसे आसमान से गिर पड़ा, क्योंकि काव्या ने उससे झूठ बोला था। लेकिन क्यों? उसने कभी नहीं सोचा था कि काव्या ऐसा कर सकती है, लेकिन अब उसे इस झूठ का कारण जानना था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग खाना खा लो, मैं जरा आता हूं। यह कहकर वो काव्या के पीछे चल पड़ा। उधर काव्या का ऑटो गोमती नगर में एक मार्केट के सामने रुकी तो नसीब ने भी अपने ऑटो वाले को थोड़ी दूरी पर रोकने को कहा। तब काव्या वहीं मार्केट में खड़ी थी। तभी एक काली गाड़ी आकर वहां रुकी। फिर उसमें से एक लड़का निकला तो काव्या दौड़कर उसके गले लग गई। तब नसीब यह सब देखकर सन्न रह गया, क्योंकि तब अगर वो सिर्फ गले लगती तो शायद वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन काव्या ने तो सबके सामने उस लड़के को चूम लिया। यह देखकर नसीब का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब सब कुछ जैसे उसके खिलाफ जा रहा था, लेकिन काव्या ने उसमें साथ ऐसा कैसे कर दिया। तब उसका मन हुआ कि काव्या से जाकर सवाल करें कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वो ऐसा कर ना सका। उस पल उसे औरतों से नफरत सी हो गई। फिर वो वहां और नहीं रुका, वो सीधा दोस्तों के पास लौट आया। तब गुस्से से उसका शरीर जैसे जल रहा था। मन कर रहा था कि काव्या का गला पकड़कर पूछे, यही है तेरी सजने संवरने की राज। तब वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब उसे न घर वालों से मिली चोट बर्दाश्त हो रही थी, न काव्या का यह विश्वासघात। उस रात उसने अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पिया। फिर पूरी तरह नशे में धुत होकर वह घर लौटा और कॉलिंग बेल कई बार बजाया। तब भी सुनीता ने आकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही नसीब सीधे कमरे में चला गया और बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेट गया। तब उसका सिर चक्कर खा रहा था।
तभी सुनीता भी उसके पीछे कमरे में आई और उसने नाक दबाकर कहा, आपने शराब पी है? तो नसीब ने उसकी ओर देखा। तब सुनीता के बाल बिखरे हुए थे, मगर उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कुछ देर पहले वह रो रही हो। तब नशे ने नसीब को पूरी तरह जकड़ लिया था, जिसके कारण वो सुनीता की बात का जवाब ना देकर बस उसे देखता रहा। तभी सुनीता फिर बोली, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने तो कहा था कि मैं आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं बनूंगी, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कहते हुए सुनीता उसके पास आई। तभी नसीब ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती से लगा लिया। तब उस पल उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सारी औरतें बेईमान और विश्वासघातक होती हैं। तब शायद काव्या की चोट ने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया था, या फिर सुनीता को उस हालत में देखकर वो उसके मोह में पड़ गया था। हालांकि तब भी उसने पूरी कोशिश की या कि वह उठकर वहां से चला जाए। तब सुनीता भी खुद को उसके बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर एक वक्त आया जब सुनीता की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, क्योंकि तब वो नसीब की ताकत के सामने हार गई। फिर उस रात सुनीता ने खुद को नसीब के हवाले कर दिया और नसीब जैसे कोई भूखा जानवर हो वैसे सुनीता पर झपट पड़ा। फिर जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुनीता का शरीर उसके ऊपर था। तभी रात की घटना उसे याद आते ही उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी की महसूस हुई। फिर उसने खुद को निर्दयी महसूस करने लगा, अपने आप को गिरा हुआ महसूस करने लगा। हालांकि सुनीता नसीब की पत्नी थी, लेकिन उसने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। यहां तक कि वह सुनीता के साथ जिंदगी बिताने को भी तैयार नहीं था। लेकिन उस रात जो हुआ वो बहुत गलत था। अब सुबह होने के बाद नसीब को गहरा पछतावा होने लगा। वो खुद को बहुत नीच महसूस करने लगा था। फिर वो बिस्तर से उठा, फ्रेश हुआ और घर से निकल गया। तब तक सुनीता सो रही थी। उधर नसीब सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गपशप में बिताया और शाम को घर लौटा। फिर कमरे में गया तो देखा कि सुनीता बरामदे में खड़ी थी। तब शायद वो रो रही थी, तो नसीब भी बरामदे में चला गया। उसे वहां देखते ही सुनीता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और पूछी, आप कब आए? तो नसीब ने कहा, अभी अभी। फिर सुनीता बोली, आप रुकिए, मैं चाय बनाकर लाती हूं। इस पर नसीब ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो कल रात को जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुम बुरा मत मानना। इस पर सुनीता चुप रही। तब काफी देर तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोली, कोई गलती नहीं हुई, आपका मुंह पर पूरा हक है। इस पर नसीब कुछ और कह ना सका। शायद उस रात उसके व्यवहार से सुनीता को बहुत ठेस पहुंची थी। हालांकि नसीब भी अपने पछतावे में डूबा हुआ था, क्योंकि हर तरफ से वो हताश और परेशान हो चुका था। इसीलिए अब उसे लखनऊ में रुकने का जरा भी मन नहीं था। इसीलिए इस परेशानियां और तकलीफों से बचने के लिए उसने फैसला किया कि वो छुट्टी खत्म होने से पहले ही वो दुबई वापस चला जाएगा। वैसे सुनीता से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि उसने सुनीता से गुस्से और नाराजगी के कारण मुंह फेर लेता था। हालांकि सुनीता वो इतने दुखों के बाद भी हंसने मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो भी उदास सी रहने लगी थी, जैसे नसीब ने उसकी हंसी और आंसू दोनों को पत्थर कर दिया था। उधर काव्या के साथ उस रात के बाद नसीब की ज्यादा बात नहीं हो रही थी। हालांकि काव्या बार बार नसीब को फोन करती रही, लेकिन नसीब उससे बचने की कोशिश करता। कभी फोन उठाता, कभी नहीं, क्योंकि उसके मन में पछतावे की आग जल रही थी जो सुनीता के साथ उसने बहुत बड़ा अन्याय किया था। यह सोचकर वो दिन ब दिन मानसिक रूप से टूटने लगा था। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलने गया और गलती से फोन घर पर ही भूल गया। उस रात को दोस्तों के साथ गपशप करके जब वह घर लौटा तो सुनीता ने कहा, आपको एक लड़की का फोन आया था, शायद वह आपको बहुत प्यार करती है, उसने कल आपसे मिलने को कहा है। यह सुनकर नसीब हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि फोन काव्या का था। तभी सुनीता ने आगे कहा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, आप उस लड़की से मिल लीजिए, वो बहुत रो रही थी, शायद वह सचमुच आपसे बहुत प्यार करती है। तब सुनीता की बात सुनकर नसीब को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, कैसा प्यार? प्यार होता क्या है? तुम जो मुझसे प्यार करती हो वह तुम्हें पता है। इस पर सुनीता कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती। यह कहकर वह भागकर बरामदे में चली गई। तभी नसीब भी उसके पीछे गया। तब सुनीता रो रही थी तो उसने कहा, रो मत, तुम कह रही हो कि मैं उससे मिलूं, लेकिन तुम खुद रो रही हो। तभी सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, आप कल ही उससे मिलिए और बात कीजिए। अगर आप दोनों को एक दूसरे की बात अच्छी लगती है तो आप उससे शादी करके घर ले आइए, मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। इसके बाद इस बारे में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर नसीब ने काव्या को मैसेज किया, कल मैं तुमसे मिलूंगा, कहाँ और कब मिलना है बता दो। तो काव्या ने जवाब दिया, ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगी। इसके बाद नसीब ने कुछ और नहीं कहा। हालांकि मन ही मन उसने ठान लिया कि वह काव्या से उस दिन की बात करेगा जो उसने अपनी आंखों से देखा था। थोड़ी देर बाद सुनीता ने रात का खाना खाने को बुलाया, तो नसीब ने जाकर खाना खाया और खाकर कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सुनीता भी आकर पास में लेट गई। उस रात दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सुबह नसीब उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और काव्या से मिलने निकल गया।
वो उस जगह पहुंच गया जहां मिलने की बात हुई थी। तब पहुंचकर उसने घड़ी देखा तो वह थोड़ा जल्दी ही पहुंच गया था। खैर, समय होते ही काव्या भी आ गई और नसीब को देखते ही काव्या दौड़कर उसकी छाती से लग गई। जैसे ही उसने नसीब के सीने पर सिर रखा, नसीब को उस दिन की बात याद आ गई। फिर उसने काव्या को धक्का देकर दूर कर दिया। इस पर काव्या ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ नसीब, और तुम मुझे इस तरह क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? तो नसीब ने पूछा, उस दिन तुम्हारा इम्तिहान कैसा गया? तो काव्या ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा गया। यह सुनते ही नसीब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि काव्या उसके सामने भी झूठ बोल रही थी। तो अब उससे रहा ना गया। तो उसने कहा, तुम इतना झूठ कैसे बोल लेती हो? वो इम्तिहान क्या उस लड़के की छाती और होठों पर दे रही थी? इसके आगे नसीब कुछ और कह ना सका, क्योंकि उसका ज़मीर काव्या को लेकर उसे रोक रहा था। फिर भी काव्या ने इनकार करते हुए कहा, यह क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो? इस पर नसीब का गुस्सा और भड़क गया। तो उसने काव्या को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं झूठ बोल रहा हूं। उस दिन गोमती नगर में तुम नहीं गई थी और किसी लड़के से नहीं मिली थी। इस पर काव्या तपाक से बोली, हाँ मिली थी तो क्या हुआ? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो चले जाओ, मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। तुम जैसे सैकड़ों लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। यह सुनकर नसीब का मन हुआ कि वो काव्या का गला दबा दे, लेकिन वो ऐसा कर ना सका क्योंकि उसे खुद के सामने बहुत छोटा महसूस होने लगा था। इसके बाद उसने काव्या से और कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। तब उसका मन बहुत दुखी हो गया था। उसने सोचा था कि शायद काव्या सच बोलेगी, फिर वो उसे माफ कर देगा। लेकिन काव्या ने जो कहा उसके बाद ना तो उसके साथ रहना मुमकिन था, ना ही उसे माफ करना। इसलिए औरतों के प्रति उसके मन में और ज्यादा नफरत पैदा हो गई। फिर गुस्से में जलते हुए वो घर लौटा। तब कमरे में बैठते ही सुनीता एक गिलास पानी लेकर आई। फिर पास बैठकर बोली, आप दोनों का झगड़ा सुलझ गया। इस पर नसीब ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सुनीता की ओर देखा। तब भी उसकी आंखें लाल थीं। तभी सुनीता ने फिर कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे छोड़ आए तो अच्छा होगा। इस पर नसीब ने कहा, ठीक है, तुम तैयार रहो, शाम को मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। उसी दिन शाम को नसीब सुनीता को उसके मायके छोड़ आया। फिर इधर वो दुबई वापस जाने की तैयारी करने लगा और कुछ ही दिनों में सारी व्यवस्था भी हो गई। लेकिन जाने से पहले उसके बाबूजी और माँ ने कहा कि सुनीता को घर वापस ले आ। तो नसीब को जिस दिन दुबई जाना था उसे एक दिन पहले वो सुनीता को घर ले आया। अगले दिन उसकी फ्लाइट रात के 1 बजे थी, तो वो रात 10 बजे घर से निकलने वाला था। और इन दिनों में सुनीता से उसकी ज्यादा बात नहीं हुई थी, तो उसने सबसे विदा ले लिया। फिर घर से निकलने से पहले वो सुनीता से विदा लेने गया। वैसे उसने सुनीता के साथ सबसे ज्यादा गलत किया था, फिर भी आखिरी बार विदा तो लेना ही था। तब सुनीता बरामदे में खिड़की पकड़कर खड़ी थी। तब नसीब को देखते ही उसने अपने आंसुओं को पोंछने की नाकाम कोशिश की। फिर हल्की सी उदास मुस्कान के साथ बोली, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? तब यह सुनकर नसीब का दिल कांप उठा, लेकिन तब वो सुनीता को कोई जवाब ना दे सका। वैसे भी उस दिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि वो लखनऊ दोबारा नहीं आएगा। तभी सुनीता ने उसकी खामोशी देखकर कहा, शायद आप किसी दिन लखनऊ लौट आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस पर नसीब ने सोचा कि शायद उसके जाने के बाद सुनीता अपने मायके चली जाएगी या किसी और से शादी करके नया संसार बसा लेगी। यह सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराया। फिर बिना कुछ कहे वो घर से निकल गया। हालांकि सुनीता के आंसू उस दिन उसे रोक ना सके। उधर दुबई पहुंचकर उसने सबसे संपर्क तोड़ दिया। फिर अगले 4 साल तक उसने अपनी जिंदगी, अपने परिवार, सबको भुलाने के लिए क्लब, पार्टियां और हर तरह की मौज मस्ती में खुद को डुबो दिया। लेकिन 4 साल बाद जब वो थक गया तो उसे लगा कि अब वो और नहीं चल सह सकता। तब उसे माँ की ममता, परिवार की मोहब्बत और एक सुखी संसार की चाहत ने उसे फिर से लखनऊ खींच लाया। फिर जैसे ही उसने कॉलिंग बेल बजाया, एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें बिल्कुल सुनीता जैसी थीं। तो नसीब ने उसे गोद में उठाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम माया है। तभी शंकर और सरिता बाहर आ गए और नसीब को देखते ही दोनों की आंखें भर आईं। फिर नसीब ने अपने बाबूजी को गले लगाकर कहा, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां किया हैं। इस पर शंकर ने कहा, तू आ गया, बस यही बहुत है, अब मैं शांति से मर सकूंगा। इस पर नसीब ने कहा, बाबूजी ये क्या कह रहे हो? फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ सुनीता कहाँ है? इस पर उसकी माँ चुप रही, तो उनकी खामोशी से नसीब का दिल मचल उठा। फिर उसने सोचा, क्या सचमुच सुनीता घर छोड़कर चली गई? ये ख्याल आते ही उसने फिर पूछा, माँ ये बच्ची कौन है? तो उसकी माँ बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। फिर एक डायरी लाकर नसीब के हाथ में दी और बोली, हमने तुझसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके और सुनीता ने यह डायरी तेरे लिए छोड़ी है। यह कहकर नसीब की माँ सरिता कमरे से चली गई। फिर नसीब ने डायरी खोला और पढ़ना शुरू किया, तो उसमें सुनीता ने चिट्ठी की तरह सब कुछ लिखा था। डायरी में लिखा था, नसीब तुम चले गए और घर वालों से सारे संपर्क तोड़ दिए, इसलिए मैं यह बातें यहाँ लिख रही हूँ।
अगर तुम कभी लौटे और मुझे ना पाओ तो यह डायरी मेरी अनकही बातें तुम तक पहुंचा देगी। तुम्हारे साथ मेरा बस 1 महीने 10 दिन का छोटा सा संसार था। शायद इसे हमारा संसार नहीं कह सकते क्योंकि यह सिर्फ मेरा संसार था, लेकिन अगर तुम कभी लौटे और हम एक साथ संसार बसाए तो वो हमारा संसार होगा। तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर किसी और की मौजूदगी है, और किसी लड़की के लिए इससे बड़ी खुशी का पल और क्या हो सकता है। लेकिन मेरे लिए यह खुशी पूरी नहीं थी, क्योंकि तुम मेरे पास जो नहीं थे। क्योंकि हर लड़की चाहती है कि ऐसी खबर वो सबसे पहले अपने पति को दे, लेकिन मैं बदनसीब हूं। मैं ऐसा ना कर सकी क्योंकि तुमने मुझे कभी दिल से अपनाया ही नहीं, ना ही कोई संपर्क रखा। फिर देखते देखते मेरा पेट बड़ा होने लगा। फिर मेरे बच्चे ने मेरे अंदर धड़कना शुरू कर दिया। तब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि उसे बयान नहीं कर सकती। लेकिन यह एक सपना जैसे था जो मैंने सालों तक देखा था। एक छोटा सा बच्चा घर में इधर उधर दौड़ेगा और मैं उसके पीछे पीछे भागकर उसे खाना खिलाऊंगी। यह ख्वाब अब पूरा होने वाला था। फिर देखते देखते 6 महीने बीत गए तो मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी एक राजकुमारी इस दुनिया में आएगी। तब मुझे लगा, तुम उस राजकुमारी का चेहरा देखकर तो तुम मुझे प्यार करोगे ना, और तब प्यार ना करके जाओगे कहाँ। इसीलिए मैंने उसका नाम पहले ही सोच लिया। तब माया। उसका मायावी चेहरा देखकर तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। फिर नसीब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं थे, मुझे डर लगने लगा था। उस वक्त हर पत्नी को अपने पति का साथ चाहिए होता है, कम से कम हौसला देने के लिए। लेकिन तुम मेरे पास नहीं थे, और इस दर्द को मैं किसी को समझा भी नहीं सकती थी। लेकिन मेरी हर बेकरारी की दर्द यह रात जानती है। नसीब, शायद अब मैं और नहीं लिख पाऊंगी। कल शायद तुम्हारी राजकुमारी इस दुनिया में आएगी। मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ हंसकर खेल पाऊंगी या नहीं। अगर मैं ना रहूं तो लौटकर अपनी राजकुमारी से कहना कि उसकी माँ ने उसे इस दुनिया में लाने के लिए बहुत जंग लड़ी है, लेकिन वो जंग हार गई। फिर भी वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। डायरी में इसके बाद कुछ नहीं लिखा था, तो नसीब ने माया को सीने से लगाकर उस दिन फूट फूट कर रोया। उसकी रोने की आवाज सुनकर शंकर और सरिता दौड़ कर आए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, हमने बहुत कोशिश किया लेकिन सुनीता को बचा ना सके। शायद भगवान को उससे बहुत प्यार था, इसलिए उसने तुम्हारी बेटी को इस दुनिया में लाकर उसे रोशनी दिखाई और खुद अंधेरे की दुनिया में चली गई। उस दिन नसीब की सारी बातें जैसे खत्म सी हो गई थीं। इसके बाद उसने सुनीता की डायरी और माया को सीने से लगाकर अपना अगले 20 साल ऐसे ही गुजर दिया। बस साल बाद आज जब उसने माया की शादी करके उसे पराए घर भेज दिया, तो अब वो अकेले आसमान के नीचे बैठा था। तब उसे लगा जैसे माया तारों के बीच से उसे देख रही हो और कह रही हो, पापा, अकेली जिंदगी कैसी लग रही है? क्या आप बाकी के दिन काट पाओगे? ये ख्याल आते ही नसीब ने सुनीता की डायरी को सीने से लगाया और बोल पड़ा, मैं सचमुच अकेला हो गया। सुनीता, सुनीता, मैं सचमुच हार गया। अब और नहीं सह पा रहा यह अकेलापन। मुझे माफ कर देना। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम मेरा इंतजार करना। तभी अचानक आसमान में बादल गरजे। फिर एक चमकती रोशनी नीचे उतरी, जैसे कोई तारा धरती पर आ गया हो। उसे देखते ही नसीब की आंखें उस रोशनी में खो गईं। तब उसे लगा जैसे सुनीता की आत्मा उसका हाथ थाम रही हो। फिर उसका शरीर धीरे धीरे हल्का हो गया और फिर उसने एक लंबी और आखिरी सांस लिया। फिर एक पल में वह उस रोशनी में समा गया, कहीं दूर किसी अनजान दुनिया में, जहां नसीब और सुनीता की आत्माएं मिली, जहां सुनीता की मायावी मुस्कान फिर से चमक रही थी। तब उसने नसीब का हाथ थामा और कहा, अब हमारा संसार पूरा हुआ। तब नसीब की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून की मुस्कान। फिर दोनों आत्माएं एक दूसरे में खो गईं और उनका प्यार अनंत आकाश में हमेशा के लिए चमकने लगा। तो दोस्तों, यह थी नसीब और सुनीता की अधूरी प्रेम कहानी, जो आखिरकार आत्माओं के मिलन से पूरी हुई। इसीलिए याद रखें, जिंदगी की गलतियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको आकांक्षा की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी